ताकतवर लोगों की दैनिक खुराक। नमस्ते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप उलझना नहीं चाहेंगे। वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत, शानदार होते हैं और इतने दबंग दिखते हैं कि किसी भी दबंग को डराकर भगा दे। ऐसे लोगों की आमतौर पर दूर से प्रशंसा की जाती है। गीगा ओगुरु। ये शख्स खुद को निंजा कहता है और इसका अच्छा कारण भी है। गीगा ओगुरु बचपन से ही व्यायाम कर रहे हैं। जब वह 4 साल के थे तो उनके माता पिता ने उन्हें ताइक्वांडो कक्षाओं में दाखिला दिलाया और गीगा ने तब से कभी ब्रेक नहीं लिया। बेशक सिर्फ एक मार्शल आर्ट उनके लिए काफी नहीं था। 10 साल की उम्र में उन्होंने थाई बॉक्सिंग सीखी, फिर कराटे और क्राव मागा में स्विच कर लिया। हालांकि गीगा यही नहीं रुके और अपने प्रशिक्षण में एक्रोबेटिक्स के तत्वों को भी जोड़ा, बस इसलिए कि वह चाहते थे। उन्होंने किसी समय पाकौर भी सीखा, जिसने उनकी समग्र लड़ने की शैली और मूव्स को प्रभावित किया। ओगुरु की शैली मनमोहक है और उनकी शारीरिक फिटनेस तो बस दिमाग को चकरा देने वाली है। हाँ, कुछ आलोचक दावा करते हैं कि असली लड़ाई में ये सभी फैंसी कलाबाजियां बिल्कुल बेकार होंगी और ओगुरु ये सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उन्हें देखिए, वह बस कुछ ही सेकंड में मुक्कों की पूरी सीरीज कर डालते हैं। शायद ही कोई इस रोष को झेल पाएगा। शियान मिंग। योद्धा भिक्षु के बिना हमारी टफ गाइस की सूची अधूरी होगी, है ना? शियान मिंग अपने 9 बच्चों में 7वें थे और जब वह 5 साल के हुए तो उनके माता पिता उन्हें शाओलिन मंदिर ले गए, जहां वह सबसे कम उम्र के भिक्षुओं में से एक बन गए। उन्होंने वहां मार्शल आर्ट्स और अन्य पूर्वी रहस्य सीखे। 1992 में शे, जिन्होंने कई राष्ट्रीय मार्शल आर्ट प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की थी, उन्हें अमेरिकन कुंग फू एसोसिएशन द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के दौरे के लिए चुने गए चुनिंदा शाओलिन भिक्षुओं के समूह में शामिल किया गया। लेकिन उनका चीन वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। शे ने चुपके से आधी रात में अपना होटल छोड़ा और चीन से भागकर संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण लेने के लिए निकल गए। अंग्रेजी न जानने के कारण उन्होंने हाथ के इशारों से एक टैक्सी ड्राइवर को एक अज्ञात गंतव्य पर जाने का निर्देश दिया। लेकिन परेशान ड्राइवर ने उन्हें सुनसान जगह पर छोड़ दिया और पुलिस को बुला लिया। शे ने पुलिस को अपना पासपोर्ट और कुछ अखबार की कतरनें दिखाई जिनमें वह खुद थे, इसलिए पुलिस ने ड्राइवर से उन्हें एक चीनी रेस्तरां में ले जाने का अनुरोध किया ताकि कोई ऐसा व्यक्ति मिल सके जो उनसे बात कर सके। हालांकि चुनकी रेस्तरां के कर्मचारी एक अलग बोली बोलते थे। भिक्षु ने अपनी बातें लिखकर समझाई क्योंकि दोनों बोलियों में समान प्रतीकों का उपयोग होता है। जल्द ही शियान मिंग न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने कुंग फू को बढ़ावा देने का फैसला किया और इसमें उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। 1992 से वह सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिनमें मशहूर हस्तियां भी शामिल हैं। अपने अनोखे कौशल के कारण शियान मिंग मीडिया और टीवी पर भी दिखाए गए, जिनमें नेशनल ज्योग्राफिक चैनल भी शामिल है। मीना राघवन। भारतीय मार्शल आर्ट कलारिप्यू को सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है। विभिन्न स्रोतों के अनुसार कलारिप्यू 1300 से 2300 साल पुराना है। ये कला मंदिरों में वेदियों के साथ अभ्यास की जाती है, जिसमें योद्धा हैरतअंगेज छलांग लगाते हैं और 2 मीटर लंबी लाठियों के साथ 7 तलवारें, ढाले, कुल्हाड़ियां और भाले चलाते हैं। मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने वाले गुरुकुल द्वारा असली विरोधियों के खिलाफ विशेष लचीली तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है। कुल मिलाकर कलारिप्यू एक अनोखा और गंभीर मार्शल आर्ट है। पुरुषों और महिलाओं दोनों को इसका अभ्यास करने की अनुमति है, हालांकि बाद वाली महिलाएं आमतौर पर 20 साल की होने पर रुक जाती हैं। लेकिन 76 साल की मीना राघवन नहीं रुकी, जो कलारिप्यू की सबसे पुरानी ज्ञात अभ्यासी हैं। अधिकांश लोग अपनी सेवानिवृत्ति का समय अपने घर के आराम में बिताना पसंद करते हैं, लेकिन इस अद्भुत महिला का अपना प्रशिक्षण छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। आखिर उन्होंने 7 साल की उम्र में शुरुआत की थी, तो 77 पर क्यों रुके? इसके अलावा वह इस प्राचीन मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए एक स्कूल चलाती है। उनके स्कूल में स्थानीय और विदेशी दोनों छात्र हैं। उनके छात्र उन्हें प्यार से ग्रैंडमदर कहते हैं। वह अपने शिष्यों को प्रशिक्षण के लिए कोई शुल्क नहीं लेती है।
वे अपना प्रशिक्षण पूरा करने पर दान देते हैं ताकि वह कलारिट्टू के अपने ज्ञान को उन सभी के साथ साझा करना जारी रख सके जो इसे चाहते हैं। वीटो पिरबजारी। लोहे की मांसपेशियां, 196 सेंटीमीटर लंबा, काली दाढ़ी, गंभीर चेहरा और डराने वाला रूप पेश है जर्मन फिटनेस ब्लॉगर विटोरियो या वीटो पिरबजारी। यह मांसल शख्स एक पेशेवर बॉडी बिल्डर, एक अभिनेता है और अपने रूप रंग के बावजूद एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति है। हाँ, विश्वास करना कठिन है, खासकर अगर आपने नई नेटफ्लिक्स सीरीज डॉग्स ऑफ बर्लिन के अंश देखे हैं। वह अपने वर्कआउट रूटीन को साझा करके अपने मिंडी केली। जब कोई पेशेवर निंजा कहता है, तो आमतौर पर इसका मतलब एक नकाबपोश, ननचाकू चलाने वाला शख्स होता है जो छतों पर दौड़ता है। लेकिन मिंडी केली इन रूढ़ियों को काफी आसानी से तोड़ देती है। मिंडी एक विश्व चैंपियन मार्शल आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने 4 साल की उम्र में प्रशिक्षण शुरू किया था। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक विश्व खिताब जीते हैं। वह इतना कुछ इसलिए हासिल कर पाई क्योंकि वह मानती हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है और जीवन में सही या गलत चुनाव जैसी कोई चीज नहीं है। कुंजी है आगे बढ़ते रहना और कभी हार न मानना। मिंडी हमेशा एक्शन फिल्मों में आना चाहती थी। वह ब्रूस ली और सिल्वेस्टर स्टेलोन से प्रेरित थी। वो 2005 में हॉलीवुड चली गईं और तब से उन्होंने लेडी गागा, स्क्रिलेक्स, चाइल्डिश गैम्बिनो और मेटालिका जैसे कलाकारों के लिए म्यूजिक वीडियो में फाइट कोरियोग्राफ और स्टंट कोऑर्डिनेट किया है। आपने उनका चेहरा कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, भले ही वह अभी तक बड़े पर्दे पर नहीं आई है। वह अन्य अभिनेताओं को शानदार दिखने में मदद करती हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं, जो बहुत से लोगों को प्रेरित करती है। इन गुन यू। अगर आप उग्र ताइक्वांडो किक को सुंदर वूशू मूव्स, कापोएरा और जिम्नास्टिक के सुधार के साथ मिला दे तो क्या होगा? एक दिमाग उड़ा देने वाली मार्शल आर्ट जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस तकनीक की उत्पत्ति 1990 के दशक से 2000 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इसके लिए उत्कृष्ट चपलता और सटीकता की आवश्यकता होती है। कोरियाई फाइटर इन गुन यू उर्फ किक गन इस मार्शल आर्ट के सर्वश्रेष्ठ अभ्यासकर्ताओं में से एक है। उन्होंने 5 साल की उम्र में ताइक्वांडो अपनाया और जैसे जैसे वह बड़े होते गए, मार्शल आर्ट्स के प्रति उनका जुनून बढ़ता गया। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उन्हें कुछ और चाहिए, कुछ अलग, लेकिन साथ ही आजमाई हुई और सच्ची तकनीकों पर आधारित। उसी दिन वह किक गन बन गए। उनके कौशल कल्पना से परे हैं। बस उन्हें हवा में घूमते हुए देखकर चक्कर न आने लग जाए। जे डी एंडरसन। मजबूत पुरुष वास्तव में प्रभावशाली दिखते हैं, लेकिन जे डी एंडरसन अपनी ही लीग में है। और यह सिर्फ बेसबॉल बैट को आधे में तोड़ने, फ्राइंग पैन को अपने नंगे हाथों से रोल करने, या रुको, क्या वह लकड़ी का टुकड़ा है या एक पत्रिका? खैर, जब कोई उन पर संदेह करता है, तो ये जे डी को और भी कठिन कसरत करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आप उनकी ताकत साफ देख सकते हैं। एंडरसन 6 बार के विश्व रिकॉर्ड धारक हैं। उनका उपनाम द आइसमैन है, लेकिन क्यों? आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वह बर्फ के ब्लॉक को अपने सिर से एक मानव मूसल की तरह तोड़ते हैं। कोई उपकरण नहीं, बस उनका शरीर, कच्ची ताकत और रोष। लुकास नोवोटनी। अगर आपको लगता है कि रॉबिन हुड, हॉकाई या ग्रीन एरो कभी भी वास्तविक जीवन में मौजूद हो सकते थे, तो इसका मतलब है कि आपने जाहिर तौर पर लुकास नोवोटनी के बारे में कभी नहीं सुना। लुकास का जन्म चेकोस्लोवाकिया में हुआ था, जहां उन्हें एक ग्लास स्कल्पचर, कांच की मूर्ति बनाने वाला के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। 21 साल की उम्र में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए, जहां उन्होंने मूर्तियां बनाना जारी रखा जब तक कि वह अपने असली जुनून, तीरंदाजी की ओर नहीं मुड़ गए। 1998 में उन्होंने सलुकी बो नामक एक कंपनी की स्थापना की और तब से तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे हैं। माना जाता है कि उनकी कंपनी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पारंपरिक धनुषों की अग्रणी निर्माता है। तीरंदाजी एक ओलंपिक अनुशासन होने के नाते दुनिया के सभी कोनों में इसका अभ्यास किया जाता है, लेकिन कुछ ही पारंपरिक तीरंदाज बचे हैं। लुकास उन कुछ प्रशिक्षकों में से एक हैं जिन्होंने तीरंदाजी की तकनीकों में पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। वह एक विश्व स्तरीय चैंपियन और कई प्रतियोगिताओं के विजेता हैं।
आपको बस ये देखने की जरूरत है कि वह धनुषों को कैसे संभालते हैं और आपको एहसास होगा कि वह कितने कुशल हैं। वह तो घोड़े की सवारी करते हुए भी तीर चला सकते हैं और निशाने पर लगा सकते हैं। आप उनकी उपलब्धियों की पूरी सूची के लिए उनकी वेबसाइट देख सकते हैं, जो वास्तव में प्रभावशाली है। डेनियला डी एंजेलो। डेनियला सिर्फ 16 साल की हैं, लेकिन उनकी शूटिंग पेशेवर स्निपर्स को भी ईर्ष्यालु बनाती है। वह एक हैंडगन से लेकर एक शॉटगन तक सभी तरह की बंदूकों को संभाल सकती है। इतनी सारी महिला निशानेबाज नहीं है, और युवा तो और भी कम है, इसलिए डेनियला जितनी अनोखी हो सकती है, उतनी है। शुरुआत में प्रतिस्पर्धी शूटिंग डी एंजेलो के लिए सिर्फ एक मजेदार शौक था, लेकिन एरिया 2 नामक एक मैच में प्रतिस्पर्धा करने के बाद उन्होंने इस खेल को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अब वह उम्मीद कर रही हैं कि एक दिन वह एक प्रतिस्पर्धी शूटिंग छात्रवृत्ति सुरक्षित कर पाएंगी ताकि वह कॉलेज जा सके और बाद में एक वकील के रूप में करियर बना सके। डेनियला कहती हैं, लड़कियों के लिए मेरी सलाह है कि जो लड़कियां शूटिंग करना चाहती हैं, वे बस कर डालें। इस बात से न डरें कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं क्योंकि आप एक लड़की हैं और आप छोटी हैं, क्योंकि मैंने ऐसा किया और मुझे इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। और लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे या इसके लिए आपको जज नहीं करेंगे। हमें विश्वास है कि डेनियला सही कह रही हैं,